नमस्कार जोहार, मैं उमेश कुमार झा, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की पहल को लेकर है। झारखंड सरकार ने पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए राज्य की सभी दुकानों पर ई पॉस मशीन के तहत अनाज के भुगतान की व्यवस्था की है। लेकिन सरकार व्यवस्था ने ई पॉस मशीन को ही कमाई का जरिया बना दिया। दरअसल विभाग ने मशीन की कीमत से दोगुना से ज्यादा कीमत उसके किराए पर खर्च कर दी है। जानकारी के अनुसार सरकार ने विजन टेक एजेंसी से किराए पर 24,883 ई पॉस मशीन ली थी। इससे 24 जिलों की पीडीएस दुकानों यानी कि राशन देने के लिए राशन की दुकानों में उपलब्ध कराया गया। एग्रीमेंट के मुताबिक 5 साल में सरकार ने किराए की मद में एजेंसी को 175.39 करोड़ रुपए सिर्फ किराया दे दिया। जानकारी के मुताबिक इतने मशीनें सरकार अगर खरीदती तो करीब 85 करोड़ रुपए में ही देने पड़ते हैं, 85 करोड़ रुपए ही खर्च करने पड़ते हैं। यानी सरकार ने मशीन की कीमत से दोगुना किराया दे दिया है। इस बात को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कहना है कि व्यवस्था पहले की सरकार की है और तत्कालीन सरकार ने ई पॉस मशीन को किराए पर लिया था। अभी तो सरकार ने पैसे बचा रहे हैं, सरकार के पैसे बचाना हम लोगों का काम है। अभी 2G ई पॉस मशीन का उपयोग हो रहा है, इसमें समस्याएं हो रही है। हम लोग जल्द 4G मशीन ला रहे हैं ताकि जनता को बेहतर सुविधा मिले और लाभ हो, और इसकी प्रक्रिया चल रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे किराए के नाम पर करोड़ों रुपए एजेंसी को दिए गए। मामला यह है कि वर्ष 2016 में झारखंड सरकार ने पीडीएस दुकानदारों पर यानी कि राशन की दुकानों पर ई पॉस मशीनों की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके मकसद अनाज वितरण में गड़बड़ी को रोकना था। एजेंसी से एक ई पॉस मशीन का किराया प्रति माह 1175 रुपए तय किया गया था, जिसके अनुसार 24,883 मशीनों को हर महीने 2.92 करोड़ रुपए किराया देना पड़ा और इस तरह से 5 साल में 175 करोड़ रुपए से ज्यादा किराया दे दिया गया। जबकि ई पॉस मशीन की कीमत करीब 34,000 रुपए है, यानी सरकार चाहती तो इतनी मशीनें करीब 85 करोड़ रुपए में खरीद लेती। दरअसल एजेंसी के साथ 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था। इसका पूरा करने पर एजेंसी को ई पॉस मशीन फ्री देनी थी। मशीन खराब होने पर एजेंसी को मेंटेनेंस करना था। एजेंसी ने एक प्रतिनिधि के तहत बताया कि अब ई पॉस मशीनों का किराया नहीं लगता, पर वर्ष 2022 में मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है। मंत्री रामेश्वर उरांव के मुताबिक अब केवल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। प्रति माह एक मशीन पर करीब 600 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह महीने में लगभग 1.5 करोड़, साल में 18 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 5G इंटरनेट सेवा के जमाने में किराए ली गई है। ई पॉस मशीन का इस्तेमाल 2G इंटरनेट सेवा से हो रहा है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। गांव में 2G इंटरनेट सेवा बहुत ज्यादा स्लो रहती है, नेटवर्क की अक्सर समस्या रहती है। इसी वजह से कई गांवों में नेटवर्क के लिए ग्रामीणों को सड़क पर, पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। कई जगहों पर पेड़ या ऊंचे स्थानों पर सहारा लेना पड़ता है। इसके बावजूद नेटवर्क नहीं मिलता है। ऐसे में कई दिनों तक काम का छोड़कर ग्रामीणों को पीडीएस दुकानों का चक्कर लगाना पड़ता है, यानी कि राशन दुकानों का चक्कर लगाना पड़ता है। अगली खबर विधायकों के आवास को लेकर है। झारखंड में भले ही सरकार को गरीबों की झोपड़ी नहीं दिख रही हो, सकरी गली में, छोटे कस्बों में, पिछड़े बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी जर्जर घर में रहने वाले न दिख रहे हो, फुटपाथ पर बेघर परिवार, कच्चा घर न दिख रहा हो, इन गरीब परिवारों के लिए आवास निर्माण भले ही न कर रहे हो, इनके लिए कोई योजना, जमीन और बजट नहीं दिख रही हो, पर राज्य के मंत्रियों और विधायकों के लिए जरूर आवास बनाए जा रहे हैं। इन्हें गांव में सकरी गली, सकरी बस्ती में, छोटे से क्षेत्र में हजारों परिवार का तकलीफ ना दिख रही हो, पर इनकी योजना में विधायकों के लिए मात्र 70 आवासों का निर्माण के लिए 45 एकड़ जमीन दिख रही है। सरकार को राज्य के गरीब की, जनता की, किसानों की, उसकी जिंदगी के तकलीफ से गुजर रही है, उसकी असमर्थ है। उन्हें घर, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली इत्यादि बुनियादी जरूरत की सुविधाएं देने से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य के मंत्रियों और विधायकों को सुख सुविधा देना लग रहा है, जबकि इनके पास पैसा, घर संपदा, सामर्थ्य सब कुछ है। जी हां, एचईसी इलाके में राज्य के मंत्रियों के बन रहे आवास के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों के लिए बन रहे आवास निर्माण को गति देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीआरडीए मास्टर प्लान के तहत सीवेज, ड्रेनेज, सड़क, पानी, बिजली जरूरत के अनुसार उपलब्ध सुविधा कराएं ताकि योजनाबद्ध तरीके से विधायकों का आवास निर्माण हो सके, उसमें तेजी आ सके, वहां समय रहते ही सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। जीआरडीए की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विधायकों के आवास निर्माण से जुड़ी जानकारी विस्तार से दी। आपको बता दूं, योजना के अनुसार विधायकों के लिए 45 एकड़ भूमि पर लगभग 70 आवासों का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा बैठक में जीआरडीए के बजट, सीएसआर पर होने वाले खर्च आदि पर भी चर्चा की गई। बजट निर्माण और अकाउंट दुरुस्त करने की हिदायत दी गई और बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सह जीआरडीए निदेशक विनय कुमार चौबे, भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार, जीएम जीआरडीए बीएन वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर जीआरडीए एसके सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अगली खबर झारखंड में फिर होने वाले आंदोलन को लेकर है। जी हां, 60-40 नियोजन नीति का विरोध और 1932 खाद्यान्न आधारित स्थान नीति को लेकर राज्य के युवा एक बार फिर आंदोलन करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आंदोलन को झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन लीड करेगा। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन प्रमुख देवेंद्र महतो ने बताया कि इन 3 दिवसीय आंदोलन को आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी सेंगेल अभियान, आदिवासी मूल निवासी जनाधिकार मंच, आदिवासी जन परिषद और झारखंड युवा मंच समर्थन दे रहा है। बैठक में 72 घंटे के आंदोलन का कार्यक्रम को तय किया गया है। आंदोलन की तय रूपरेखा के मुताबिक 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं 18 अप्रैल को बंद की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 19 अप्रैल को झारखंड बंद की घोषणा किया जाएगा। इस दिन राज्य भर के युवा सड़क पर उतरेंगे और राज्य सरकार की पॉलिसी का विरोध करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा हुई है कि बैठक के बाद छात्र नेताओं ने कहा कि हम ना पक्ष पर भरोसा कर रहे हैं, ना ही विपक्ष पर भरोसा कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां की सरकार बनी लेकिन ठगे गए हैं केवल राज्य के युवाओं को हमेशा ठगा गया है, चाहे किसी भी राज्य की सरकार बनी हो, किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि हम दलगत भावना से ऊपर उठकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे आंदोलन ऐतिहासिक और निर्णायक होगा। उन्होंने कहा कि अब हक के लिए लड़ना ही होगा। हमारे आंदोलन को न केवल युवा बल्कि राज्य भर के युवाओं के अभिभावक का भी समर्थन मिल रहा है। आपको बता दूं, नियोजन नीति के विरोध को लेकर युवाओं ने पहले भी आंदोलन किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी आंदोलन किया था। इसके बाद बजट सत्र के दौरान भी आंदोलन किया था। राज्य के युवाओं ने 23 मार्च को 60-40 नियोजन नीति के विरोध और 1932 खाद्यान्न आधारित स्थान नीति को लेकर विधानसभा का घेराव भी किया था। तभी पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती बरतते हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस भी छोड़ा गया था। राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए जो नीति बनाई है उसे स्टूडेंट्स राजहित में नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस नीति के अनुसार नियुक्तियां हुई तो राज्य के युवाओं की नियुक्ति में दूसरे राज्य के से सेंधमारी हो जाएगी, यानी कि दूसरे राज्य के युवा इस नौकरी में शामिल हो जाएंगे। राज्य सरकार को ऐसी नियोजन नीति बनानी चाहिए जो यहाँ के युवाओं को नौकरी सुनिश्चित कर सके, जो यहाँ के युवाओं के लिए पूर्णतः आरक्षित हो। अगली खबर लोको पायलट की ट्रेनिंग कर रहे युवक की हॉस्टल में लगाई फांसी को लेकर है। परसूडी थाना क्षेत्र के रेलवे लोको कॉलोनी में लोको पायलट की ट्रेनिंग कर रहे 32 साल के प्रेमचंद कुमार शाह ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेमचंद कुमार साहेबगंज के पचकठिया गांव में रहता था। इस मामले में मृतक के बड़े भाई द्रोणाचार्य ने आरोप लगाया कि उसके भाई को हमेशा ट्रेनिंग में टॉर्चर किया जाता था। इसकी जानकारी उसने फोन पर अपने परिवार वालों को दी थी, जबकि पुलिस को सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा है कि वह आत्महत्या कर रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। घटना के बाद पूरे कैंपस में मातम का माहौल था। घटनास्थल पर परसूडी पुलिस और आरपीएफ प्रभारी संजय कुमार तिवारी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। साथियों ने बताया कि प्रेम 1 माह पहले ही साहिबगंज से आया था। मृतक के भाई द्रोणाचार्य ने बताया कि उसके भाई प्रेमचंद कुमार शाह ने 28 दिसंबर 2022 को लोको पायलट ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन किया था। वह बताता था कि उस पर जरूरत से ज्यादा पढ़ाई का दबाव बनाया जाता है। यदि उसे कोई बात समझ नहीं आता तो पूछने पर उसे सबके सामने जलील किया जाता था। वह काफी तनाव में था। अगली खबर बोकारो से है। बोकारो झारखंड के बेरमो में नवाडी प्रखंड के कोदवाडी चंद्रपुरा मार्ग पर आसनाटांड पेट्रोल पंप के आगे सड़क किनारे बरमसिया गांव के पास काना पहाड़ी जंगल में गुरुवार शाम को किसी ने आग लगा दी और आग देखते ही देखते गर्मी के कारण विकराल रूप ले लिया और पूरे जंगल में फैल गई। आग की सूचना पाकर कुछ जागरूक लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से बुझाने में विफल रहे। हालांकि जंगल के कई हिस्सों में आग को बुझाने में सफलता मिली। इसके बावजूद कई वन्य जीव, छोटे छोटे पेड़ पौधे और जंगली जीव जलकर राख हो गए। जंगल में आग लगने से इसका खामियाजा जंगली जीवों के साथ साथ पेड़ पौधों को भुगतना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व जंगल में आग लगा देते हैं। आग से आसपास के गाँव में गर्मी बढ़ने के साथ साथ मरे हुए जीवों की बदबू भी आने लगती है। जंगल में जाने वाले लोगों से अपील है कि कोई भी जंगल में आग न लगाएं, इससे छोटे छोटे पौधे और जीव जलकर राख हो जाते हैं। अगली खबर रांची से है। रांची में जमीन की खरीद बिक्री का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। फर्जी कागजात बनाकर और कागजात में छेड़छाड़ कर अरबों रुपए की जमीन की खरीद बिक्री की गई है। इसलिए राज्य गठन के बाद पहली बार रांची में लैंड स्कैम के खिलाफ यानी कि जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ और 6 शायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री फर्जी कागजात के आधार पर करने के मामले में ईडी ने छापेमारी की। इसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई सीओ मनोज कुमार, सीआई भानु प्रताप प्रसाद और जमीन दलाल अली उर्फ अफसू खान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जमीन घोटाले का वाला अली रिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 3rd ग्रेड कर्मचारी है। उसने बंगाल में आज़ादी से पहले का फर्जी दस्तावेज बनाकर रांची में 500 करोड़ रुपए से अधिक का जमीन बेच दी है।
जिस जमीन पर उसकी नज़र पड़ी उसके फर्जी दस्तावेज कलकत्ता में तैयार कराएं, फिर रांची के अफसरों को मोटा कमीशन देकर जमीन पर कब्जा कराने के साथ साथ रजिस्ट्री और मोटिवेशन भी कराया गया। इसमें आदिवासी, सरकारी और किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन को भी शामिल किया गया। ये सारी जमीनों को फर्जी कागजात बनाकर उन्हें का साथ जमीन का हेरफेर करके इसमें दलाली किया गया है। बरियाती रोड में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन का बाजार वैल्यू करीब 150 करोड़ रुपए है, लेकिन सरकारी वैल्यू मात्र 20 करोड़ बताकर स्टाम्प व कोर्ट फीस देकर रजिस्ट्री कराई गई है। इसमें सरकार का करोड़ों रुपए रेवेन्यू का नुकसान पहुंचाया गया। उसी तरह रिम्स कम्युनिटी हॉल के पीछे 1 एकड़ आदिवासी खाते की जमीन करीब 10 करोड़ में बेची गई। जीराबार मौजा में भी प्रदीप बागची के नाम पर 15.50 एकड़ जमीन कोलकाता के डीड के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई। इसकी भी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है। इन दिनों रांची सहित अन्य जिलों में पदस्थापित 1 दर्जन अफसर, 5-6 नेता, 15 से अधिक बिल्डर व जमीन दलाल की कुंडली खंगाली जा रही है इस मामले में। वैसे सीओ सीआई जिनके ऊपर पूर्व में जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रजिस्ट्री म्यूटेशन करने के आरोप लगे हैं, या वर्तमान में जिन सीओ सीआई व अंचल कर्मचारी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कांके, नामकुम, रातू व ओरमांझी क्षेत्र में प्लॉटिंग करने, जमीन की खरीद बिक्री करने वाले मामले में दलाल व उसके संरक्षण देने वाले नेता भी घेरे में हैं। चेसायर होम रोड में स्थित उमेश गोप की 1 एकड़ जमीन की फर्जी कागजात के आधार पर बेच दिया गया था। इसमें रांची के एक बड़े व्यवसायी पुनीत भार्गव, राजेश राय, इम्तियाज अहमद, भरत प्रसाद, लखन सिंह ऊपर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। ईडी ने व्यवसायी के भार्गव को छोड़कर अन्य सभी अभियुक्तों के घर पर छापेमारी करके दस्तावेज बरामद किए हैं। आपको बता दूं, जमीन घोटाले के साथ साथ अली का नाम कारोबारी को गोली मारने और कैश कांड में भी शामिल है। पिछले वर्ष धालभूमगढ़ में रांची के जमीन कारोबारी सुभाषिस मुखर्जी, गंगा विश्वकर्मा, शेखर कुशवाहा पर गोली चलाई थी। इसमें मुखर्जी और विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में अपराधी बिट्टू सिंह और सद्दाम खान को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अपराधियों ने अफसर अली उर्फ अफसू खान को भी इसका नाम आया था। वहीं 2013 के नगर निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी रमा सलखो के लिए एक होटल में पहुंचाए गए 21.90 लाख करोड़ बरामद होने के मामले में भी अली का नाम सामने आया था। अब खबर झारखंड के मौसम की। झारखंड में गर्मी अब इतनी बढ़ गई है कि 10 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया है। राज्य के कई शहरों में तापमान अब 41 डिग्री के आंकड़े को भी पार करने में लगा है। गुरुवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री लगभग 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। दिन में तेज धूप के साथ ही करीब 15 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म पश्चिमी हवाएं यानी लू चली है। प्रचंड गर्मी की वजह से कई स्कूलों के बच्चे बेहोश होने की सूचना मिली है। आदर्श मध्य विद्यालय धालभूमगढ़ में एक बच्चा अचानक बेहोश हो गया। वहीं लोधा सोली उत्क्रमित उच्च विद्यालय में भी विद्यार्थी गश खाकर गिर गया लू के कारण। आपको बता दूं, जिले के सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित हो रही है। जिस समय स्कूल बंद हो रहा है उस समय पारा सबसे अधिक रहता है। यही वजह है कि बच्चे गर्मी से बेहोश हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पंखे तक नहीं है। ऐसे में विद्यार्थी प्रचंड गर्मी से परेशान हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल बंद होने का समय दोपहर 1 बजे से पहले किया जाए ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान कम होने का कोई आसार नहीं है। अगले 24 घंटे में कई शहरों के तापमान और तेजी से बढ़ेगी और तेजी बढ़ेगी उसमें, यानी तपती धूप और बढ़ता पारा अभी भी और चढ़ेगा। पिछले 24 घंटों में कई शहरों के तापमान में 2 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई है। मेदिनीनगर और जमशेदपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राज्य के कई जिलों का तापमान अब 42 के आंकड़े तक पहुंचने में लगा है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि कई शहरों में 2 डिग्री तापमान अभी और बढ़ेगा, मौसम और गर्म होगा। बदलते मौसम में बढ़ती परेशानी में अलग बात है, परेशानी बढ़ने लगी है। बच्चों के स्कूल के समय में बदलने की मांग तेजी होने लगी है। तपती गर्मी में बच्चों को स्कूल से घर जाने में परेशानी होने लगी है। थोड़ी देर बिजली जाने पर या बंद होने पर, लाइन पंखा कटने पर रहना घर में मुश्किल होने लगा है। बढ़ती गर्मी के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में बिजली कटौती भी शुरू होने लगी है। इस बढ़ती गर्मी के बीच एक राहत की भी खबर है। जी हां, मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि 17 अप्रैल को राजधानी रांची सहित राज्य के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 17 और 19 अप्रैल को गर्जन के साथ साथ इन हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना भी है। इस बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसका असर लंबे समय तक नहीं रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले सप्ताह में संताल और परामू में पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है और अप्रैल के अंत तक शहर का पारा 45 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वर्ष 2016 के बाद इस साल 2023 में शहर का अधिकतम पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाएगा। इसके पहले वर्ष 2016 में अप्रैल में शहर का पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।